आपको शायद पता होगा आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होने के बाद ही जम्मू कश्मीर के लोग सेंसस हो पाते थे। इंडिया ने तो आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर पर टेम्पोररी इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन इन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि सिर्फ ऐसी एक आर्टिकल की वजह से इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और लाखों लोगों की जानें दांव पर लग जाएगी। जम्मू कश्मीर के लीडर कहते थे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पर परमानेंट हो गया और आर्टिकल 370 को कभी भी हटा नहीं सकते। और बीजेपी ने भी ठान ली थी कि जब देश में बीजेपी सरकार आएंगे तो आर्टिकल 370 हटा के रहेंगे। सो सुन के जम्मू कश्मीर के लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। और इसीलिए बीजेपी ने 6-7 साल एक ऐसी प्लानिंग करते हैं जिस प्लानिंग के साथ आर्टिकल 370 को हटाते हैं। और इस वीडियो में हम इसी प्लानिंग के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है। सो सुन के आप शॉक हो जाओगे। आर्टिकल 370 की जो कहानी है ये शुरू होता है इंडिया पार्टीशन के बाद, लेकिन इसकी जो जड़ें है ये इंडिया पार्टीशन के पहले से ही उगने लगे थे। इसलिए हम पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं ताकि इस कहानी के बारे में आपको पूरी तरीके से पता चले। इंडिया पार्टीशन का मेन मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम का आपस में ना मिलना, और यही मुद्दा इंडिया का इतिहास बदल कर रख देता है। ब्रिटिशर्स इंडिया में 2 तरीके से राज कर रहा था, एक इनडायरेक्ट तरीके से और दूसरा डायरेक्ट तरीके से। आगे बढ़ने से पहले हम इंडिया के मैप को समझ लेते हैं। ये है हमारा अभी का इंडिया और ये है ब्रिटिश इंडिया। मैप में जो पिंक कलर है इनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता है, जहाँ लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स है। ब्रिटिशर्स ने इन प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा महाराजा थे उनके साथ मिलकर यहाँ इनडायरेक्टली राज कर रहा था। और ये जो येलो कलर है इन स्टेट में ब्रिटिशर्स डायरेक्टली राज कर रहा था, इसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। जब ब्रिटिशर्स के इंडिया छोड़ जाने की बारी आई उससे पहले से ही हिंदू और मुस्लिम आपस में नहीं मिल रहा था, और ये हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रही थी कि ये आपस में कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। और मुस्लिम का मानना था कि उनका इंडिया में नहीं चलेंगे, इसलिए मुस्लिमों ने एक अलग देश की मांग करती है। और ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सही लगे थे, इसलिए उन्होंने 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट लुइस माउंटबेटन एक माउंटबेटन प्लान लाते हैं। इस प्लान को 3 जून प्लान 1947 भी कहा जाता है। इस प्लान में यह था कि ब्रिटिश इंडिया को रिलीजन के हिसाब से 2 देशों में बांट दिया जाएगा, एक हिंदुओं का देश होगा और दूसरा मुस्लिमों का। इस प्लान में यह था कि सिर्फ ब्रिटिश इंडिया को ही बांट दिया जाएगा। सो प्रिंसली स्टेट है उनको नहीं बांटा जाएगा, उनका अपनी मर्जी होगा। उन्होंने अगर इंडिया के साथ रहना चाहे तो इंडिया के साथ रह सकते हैं, और अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहे तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, और अगर उन्होंने चाहते हैं कि उन्होंने अकेले रहेंगे तो अकेले भी रह सकते हैं। इसलिए प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ के सिर्फ ब्रिटिश इंडिया को ही बांट देता है। जिस स्टेट में मुस्लिम मेजोरिटी में थे उनको एक साथ पाकिस्तान बना दिया जाता है। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद होता है। और ये दोनों देश आज़ाद होने के बाद ही आर्टिकल 370 का कहानी शुरू होती है। ऐसा होता है कि ये दोनों देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और इंडिया के तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको अपनी अपनी देशों के साथ जोड़ने लगते हैं। तब जम्मू और कश्मीर भी प्रिंसली स्टेट थे, और बहुत कुछ करके किसी को धमकी देके इन प्रिंसली स्टेट को हड़प लेते हैं। और उन स्टेट का जो राजा महाराजा थे उनसे ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन करा लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट में यह था कि उन स्टेट्स का राजा महाराजा ने स्टेट्स की कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर और डिफेंस को छोड़ के सब कुछ संभालेंगे। ऐसा करके ये दोनों देश जो प्रिंसली स्टेट्स था उनको आपस में ले लेती है। लेकिन दिक्कत तभी आते हैं जब ये बात जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर में आती है। दिक्कत यह आती है कि जम्मू कश्मीर का जो पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटी में मुस्लिम थी, और जो राजा था वो हिंदू था। और जूनागढ़ का जो पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटी में हिंदू थी, और जो राजा था वो मुस्लिम था। इसीलिए पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया जूनागढ़ को अपनी तरफ लेती है।
इसे देख के मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को मानते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन मेजोरिटी में मुस्लिम थी। और जब इंडिया कहते हैं कि कश्मीर को नहीं दे सकते, तब इसके रेस्पॉन्स में पाकिस्तान कहते हैं कि आपने तो मेजोरिटी देख के जूनागढ़ को अपनी तरफ लिया, क्योंकि जूनागढ़ का पॉपुलेशन मेजोरिटी में हिंदू थी, इसलिए जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन मेजोरिटी में मुस्लिम है, इसलिए जम्मू कश्मीर हमें मिलना चाहिए। और इसके रेस्पॉन्स में इंडिया कहते हैं कि इंडिया तो एक सेकुलर कंट्री है, इसमें सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। और इसे लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है, और यहाँ से ही शुरू होती है आर्टिकल 370 की कहानी। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में हिंदू की पॉपुलेशन 22% से ज्यादा थी और 77% से ज्यादा मुस्लिम थे। और यहाँ का राजा था राजा हरि सिंह बहादुर। और राजा हरि सिंह के ऊपर ये विलम आता था कि इन्होंने हिंदू और सिखिज्म को ऊपर रखता था, मुस्लिम को डोमिनेट करता था। ये बात स्टेट सब्जेक्ट लॉ के हिसाब से भी सही है कि राजा हरि सिंह हिंदुओं के फेवर में था, हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी दे रहा था, इसलिए मुस्लिमों ने राजा हरि सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी दौरान शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह को हटाने की बात करता है और देश में डेमोक्रेसी लाने की बात करता है। ये अराउंड 1932 की बात है, सब इंडिया में भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ बात चल रहे थे। और इस तरफ जम्मू और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह को कुर्सी से हटाने के लिए जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक पार्टी बनाती है। और जिस तरह इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उसी तरह कश्मीर में भी क्विट कश्मीर मूवमेंट चल रहे थे। और इसी दौरान शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू करीब आने लगते हैं, जिसे देख के राजा हरि सिंह डर गए थे, इसीलिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल में बंद करता है। इसके अलावा राजा हरि सिंह को अपनी सत्ता खोने की डर थी, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से मना कर देता है। लेकिन राजा हरि सिंह ने इंडिया और पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का ऑफर किया था। इससे यह होता है कि जो भी देश इस एग्रीमेंट को साइन करेगा, उनके और जम्मू कश्मीर के बीच कम्युनिकेशन, ट्रेवल, ट्रेड, एसेंशियल कमोडिटीज चलेगी। लेकिन इंडिया इस एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर देता है, लेकिन पाकिस्तान इस एग्रीमेंट को साइन कर लेता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि किसी भी तरह जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। लेकिन कुछ दिन बाद जब पाकिस्तान ने देखा कि ऐसे कुछ नहीं होगा, तब उन्होंने जम्मू और कश्मीर में ये फूड वगैरह का सप्लाई बंद कर देता है। और अगले ही दिन पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में अटैक कर देता है। और जब राजा हरि सिंह ने देखा कि उन्होंने देश के साथ साथ अपनी जीवन भी गंवा देंगे, तब उन्होंने इंडिया से मदद मांगता है। तब इंडिया कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर इंडिया का तो हिस्सा नहीं है और हमारे बीच कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन नहीं हुआ, इसलिए हम मदद नहीं कर सकते। इसके बाद राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेता है और जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाता है। और जम्मू और कश्मीर की कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के ऊपर आ जाता है। और नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को भी रिहा करने को कहते हैं और उनको पीएम की पद देने को कहते हैं। और जब ये सारे चीज राजा हरि सिंह ने मान लिया, तब जाके इंडिया एक्शन लेता है और जो कश्मीर में अटैक कर रहे थे उनको पीछे करने लगे। और यही से इंडिया और पाकिस्तान का वार शुरू होने लगे। और ये बात जब यूएन तक पहुंचा, तब उन्होंने इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी वही के वही वार रोक देने को कहते हैं। और दोनों देश वही के वही वार रोक देके वही खड़े रहते हैं। और इसी पॉइंट को LOC बना दिया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसके बाद जम्मू और कश्मीर किसके साथ मिलेगा, इसे लेकर पहले भी सेट करना चाहा। इसलिए इस तरफ 9 दिसंबर 1946 को पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू होता है और इसे लीड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम अकेला नहीं किया जाता। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय सभी पार्टी के लोग रहते हैं। और कश्मीर में जो चल रहे थे वो सिचुएशन ठीक करने के लिए असेंबली में जम्मू कश्मीर के लोग भी थे, क्योंकि उस दौरान जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने लगे और 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। जम्मू कश्मीर का जो हालत था वो इंडिया से आने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर इंडिया के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उसमें सिर्फ यही बात लिखी थी कि इंडिया जम्मू कश्मीर का सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर को संभालेंगे और इन 3 चीजों में ही लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्ट इंडिया जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बना सकते और इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अकॉर्डिंग। और यही आ जाती है दिक्कत, क्योंकि इंडिया कुछ छोटी मोटी एक्ट जम्मू कश्मीर पर इम्प्लीमेंट करना चाहता था जो हो नहीं रहा था।
और इसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए 17 अक्टूबर 1949 को एन गोपाला स्वामी अयंगार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 370 लाते हैं। पहले ये आर्टिकल 370 नहीं, आर्टिकल 306 ए नाम था। और 26 जनवरी 1950 को जब ये आर्टिकल जम्मू और कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ, तब आर्टिकल 306 ए चेंज करके आर्टिकल 370 रखा जाता है। अब बात आता है कि ये जो आर्टिकल 370 लाया, इसमें आखिर था क्या। आर्टिकल 370 में सिर्फ 2 एक्ट मेंशन था, एक आर्टिकल 1 और दूसरा आर्टिकल 370। आर्टिकल 1 पूरे इंडिया के लिए है। इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बताया। आर्टिकल 1 में ऐसा कुछ नहीं था, सभी दिक्कतें थी आर्टिकल 370 में। पहले हमने जो डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंडिया सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए सिर्फ इन 3 चीजों पर लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कीमत पे इंडिया अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक्ट जम्मू और कश्मीर पर इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसके लिए उनको इंडिया का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके उनको जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट के पास जाना होगा। और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट ये यस कर देते हैं तो वो लॉ जम्मू और कश्मीर पर लागू हो जाएगा। और अगर जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट इसे रिजेक्ट कर देते हैं तो इंडिया किसी भी तरह ये लॉ जम्मू और कश्मीर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट चाहे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक्ट ले सकते हैं। ये जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट का अपना चॉइस होगा। तो आर्टिकल 370 में ये था। इसके अलावा आर्टिकल 370 में और एक चीज था, ये था आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाए। सिंपल सी बात थी, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जम्मू और कश्मीर के 2 जगह से अप्रूवल लेना होगा। पहला जम्मू और कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट से और दूसरा जम्मू और कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर देने के बाद ही आर्टिकल 370 हट जाएगा। देखा जाए तो बहुत ही आसान था आर्टिकल 370 को हटाना, लेकिन लोगों ने कहते थे कि आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर पर परमानेंट हो गया। और जम्मू कश्मीर के लीडर ये कॉन्फिडेंस से कहते थे कि आर्टिकल 370 कभी भी हटा नहीं सकते। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद 26 जनवरी 1957 को डिसॉल्व हो गई। अगर आप पूछोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व होना कोई बड़ी बात नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इसलिए इंडिया के साथ जब जम्मू और कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तब 1951 में जम्मू और कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट बनी। और इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद 1956 में जम्मू और कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनी। और फिर जम्मू कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म हुई। और 26 जनवरी 1957 को जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोई काम नहीं था, इसलिए ये डिसॉल्व हो गया था। इसलिए कश्मीर के लीडर ये कॉन्फिडेंस से कहता था कि आर्टिकल 370 कभी नहीं हटा सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है नहीं और अप्रूवल मिलेगा भी नहीं और आर्टिकल 370 हटेगा भी नहीं। और यही था मेन प्लानिंग कि आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाए। ये प्लानिंग जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर आर्टिकल 370 को हटाना क्यों चाहता था। होता यह है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उसमें सिर्फ यही लिखा था कि इंडिया कश्मीर का सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन ही देख सकते हैं। इसलिए नेहरू जी इंडिया का कोई चीज जब कश्मीर पर इम्प्लीमेंट करना चाहा, तब ये चीज हो नहीं रहा था। इसलिए नेहरू ने इसे लेके दिल्ली में शेख अब्दुल्ला के साथ डिस्कस करने लगते हैं और इसे दिल्ली एग्रीमेंट कहते हैं। और इस डिस्कशन में शेख अब्दुल्ला स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 को उठाता है। ये लॉ राजा हरि सिंह ने पेश किया था, जिसमें लिखा था कि जम्मू और कश्मीर में बाहर के लोग आके यहाँ जमीन खरीद नहीं सकते और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। और शेख अब्दुल्ला इस लॉ के साथ साथ कहता है कि जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा होगा और जम्मू कश्मीर का एक अलग पीएम का डिमांड रखता है कि हमें ये चाहिए। और नेहरू जी ने इंडिया का वो प्रोविजन जम्मू और कश्मीर पर लागू करने के लिए शेख अब्दुल्ला का ये डिमांड मान लेते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा भी हो जाता है और एक अलग पीएम भी हो जाता है और स्टेट सब्जेक्ट लॉ जम्मू कश्मीर के अंदर आ जाता है। और ये रूल आर्टिकल 35A में ऐड कर दिया जाता है। और आर्टिकल 35A आर्टिकल 370 में
परमानेंट तरीके से ऐड किया जाता है। और ये चीज इंडिया में सबको नापसंद था, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप जम्मू कश्मीर में जाके जॉब नहीं ले सकते और लैंड भी खरीद नहीं सकते। आप अगर इंडिया से जम्मू कश्मीर में जाके जितने भी साल क्यों ना रहो, आपको वहाँ के सिटीजनशिप का भी नहीं मिलेंगे। सो इंडियन सिटीजन के लिए डिस्क्रिमिनेशन हुआ और इसीलिए आर्टिकल 370 को हटाने के लिए बात उठती है। और आर्टिकल 35A आने से पहले शेख अब्दुल्ला को जेल में भेज दिया जाता है। इसके पीछे यही रीजन था कि जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह डिसाइड हुआ था कि जम्मू और कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन वो इंडिया का पार्ट भी रहेगा। और दूसरा, इंडिया का सिर्फ कुछ ही लॉ जम्मू और कश्मीर पर अप्लाई होंगे, सब नहीं। लेकिन इंडिया दिल्ली एग्रीमेंट के बाद ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारे एक्ट जम्मू और कश्मीर पर अप्लाई करने लगे थे। और ये देख के शेख अब्दुल्ला को लग रहे थे कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल ऑटोनॉमी है, एक अलग पहचान है, वो खतरे में है। इसलिए शेख अब्दुल्ला अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो अलग पहचान रहना चाहिए वो खत्म होने वाला है। और कुछ लोग कश्मीर की इंडिपेंडेंट की बात करने लगे थे। इसे देख के नेहरू जी को लगा कि शेख अब्दुल्ला शायद इंडिया के साथ इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता है और देश के जनता को भड़का के इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और इंटेलिजेंस के मुताबिक शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन करने लगे थे, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगता है। और 8 अगस्त 1953 को शेख अब्दुल्ला को पीएम की सीट से हटा के गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये पीएम की सीट उनके डिप्टी पीएम बख्शी गुलाम मोहम्मद उनको दिया जाता है। और इसके बाद ही इंडियन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया और 14 मई 1954 को आर्टिकल 35A को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसी के बाद आर्टिकल 370 को हटाने की प्लानिंग शुरू होती है। और तब से लेकर 2019 तक इंडिया के प्रोविजन को इसी 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अमेंडमेंट करके डाला जाता है। और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल में आ जाते हैं। और जम्मू और कश्मीर पर जो हमला कर रहे थे वो इंडिया संभालता था, जिससे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच मेजर 4 वॉर हुई थी। पहला 1947 में, जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। दूसरा 1965 में, ये मेजरली कश्मीर सेक्टर, पंजाब बॉर्डर और अखनूर एरिया में हुआ था। और इसमें 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ। और फिर 1971 के वार जो बांग्लादेश के लिए हुआ था। और इस वार के बाद ही बांग्लादेश आजाद हुआ, क्योंकि इससे पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था। और इसके बाद ही शिमला एग्रीमेंट हुआ था। और उसके बाद 1999 के वार, जिसे कारगिल वार के नाम से भी जाना जाता है। ये वार लद्दाख में 3 सेक्टर में हुआ था, पटालिक, द्रास और कारगिल में। बेसिकली इसमें पाकिस्तान सोल्जर्स LOC क्रॉस करके द्रास, पटालिक और कारगिल के पोस्ट और पीक्स पर बैठ गए थे, जिसे इंडिया ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। ये वॉर हिस्टोरी में बहुत दर्दनाक और इमोशनली हेवी वॉर मानी जाती है। इसमें द्रास सेक्टर में सबसे हेवी बैटल हुई। इस वॉर में करीब 527 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए और पाकिस्तान के लगभग 400 सोल्जर्स शहीद हुए। और टाइम टू टाइम जम्मू और कश्मीर पर अटैक होने की वजह से अराउंड 42,000 लोगों की जानें चली जाती है और हजारों में इंडियन आर्मी की जवान शहीद हुए। और ऐसे ही 1954 से लगभग 2040 तक चलता है और देश में बीजेपी सरकार आती है। और इन्होंने पहले से ही ठान ली थी कि देश में जब बीजेपी सरकार आएंगे तो आर्टिकल 370 हटा के रहेंगे और जम्मू और कश्मीर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी प्लानिंग पर बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर पर जम के इलेक्शन की। और 2014 के विधानसभा चुनाव में असेंबली के 87 सीट में से जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस 15 सीट जीत ली और INC ने 11 सीट और PDP ने 28 सीट जीती और बीजेपी ने 25 सीट जीत ली। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी और PDP ने जीती। इसीलिए ये दोनों पार्टी मिलकर जम्मू और कश्मीर में अपनी सरकार बनाती है। और PDP के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के निर्मल कुमार सिंह डेप्यूटी मिनिस्टर के रूप से 1 मार्च 2015 को शपथ लेती है। और कहा जाता है यही से आर्टिकल 370 को हटाने की प्लानिंग शुरू हुआ और बीजेपी ने PDP को फुल सपोर्ट करने लगे। और प्लानिंग के मुताबिक ठीक टाइम पे बीजेपी ने PDP को सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसके लिए जम्मू कश्मीर का सरकार टूट जाती है। और आर्टिकल 92 के मुताबिक जम्मू कश्मीर का सरकार ब्रेकडाउन हुआ तो शुरू की 6 महीने इसे गवर्नर देखेंगे और इस 6 महीने के अंदर देश में गवर्नमेंट बन जानी चाहिए।
अगर गवर्नमेंट नहीं बनी तो 6 महीने के बाद गवर्नर के हाथ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ जाएंगे और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर गवर्नर के हाथ लग जाए तो आर्टिकल 370 हटाने की सभी प्रोसेस गवर्नर देखेगा। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए इंडिया ने 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को जम्मू और कश्मीर का गवर्नर बना के भेजता है, ताकि 6 महीने बाद जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएंगे वो पावर बीजेपी के मेंबर के हाथ लगे और इनके जरिए बीजेपी ने आर्टिकल 370 आसानी से हटा सके। इसलिए सत्यपाल मलिक को जम्मू और कश्मीर के गवर्नर के कुर्सी में बैठाते हैं और ध्यान में रखता है कि इस 6 महीने के अंदर जम्मू और कश्मीर में कोई सरकार ना बने, क्योंकि अगर सरकार बनी तो आर्टिकल 370 को हटाने में दिक्कत आ जाएगी। और ये 6 महीने कंप्लीट होना था 20 दिसंबर को। इसलिए सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर के गवर्नर के कुर्सी में बैठा के बीजेपी चुपचाप 6 महीने के लिए बैठ जाता है। और इसके 1 महीने पहले जो बाकी पार्टी थी उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश में लग जाते हैं और सत्यपाल मलिक को सरकार बनाने के लिए फैक्स मशीन भेजता है जो करेक्ट टाइम पे खराब हो जाती है। और सत्यपाल मलिक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजता है कि कश्मीर की इस हालत में जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाना ठीक नहीं होगा और गवर्नमेंट इस बात को मान लेते हैं। और 20 दिसंबर 2018 को ये 6 महीने कंप्लीट होते हैं और इसके एक दिन पहले 19 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ जाता है और सत्यपाल मलिक के हाथ सभी पावर लग जाती है, मानो उनके हाथ पीएम की पावर आ गए। और जम्मू और कश्मीर के पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया के पार्लियामेंट हो गई, जो बहुत झटका देने वाली बात थी। इसलिए इंडिया जम्मू और कश्मीर में हाई सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता है। कहा जाता है पीएम मोदी और अमित शाह अजीत डोभाल के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में ये सिक्योरिटी का तैयारी की और 45,000 पैरामिलिट्री को जम्मू और कश्मीर में भेजता है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने की निर्णय लिया था। और जम्मू कश्मीर के जो लीडर थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके मोबाइल फोन छीन लिया जाता है ताकि उन्होंने बाहर के किसी से कांटेक्ट ना कर पाए। और 5 अगस्त को इंडियन प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन आता है कि जम्मू और कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हुआ था आर्टिकल 367 के तहत उसका काम अब लेजिस्लेटिव असेंबली करेगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माना जाएगा। और आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर के जो 2 जगह से अप्रूवल चाहिए था उसके जगह अब जम्मू कश्मीर के गवर्नर अप्रूवल देगा। और एक बात ये भी था कि 1945 के जो प्रोविजन था उसे हटा के 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होगा और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू होगा। और इसके बाद अमित शाह रिजोल्यूशन लेके लोकसभा में एंट्री लेता है और राज्यसभा में सभी का क्वेश्चन ये था कि आखिर इसमें है क्या। और इस रेजोल्यूशन में यही था कि आर्टिकल 370 पूरी तरीके से जम्मू और कश्मीर से हट जाएगा और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का सभी आर्टिकल जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसके बाद सारे प्रोविजंस जम्मू कश्मीर पर लागू हो गया और अब जम्मू कश्मीर में इंडिया के किसी भी रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी का अप्रूवल नहीं लेना होगा। और आगे जो नया सरकार आएगी वो भी जम्मू कश्मीर के किसी भी आर्टिकल को हटा नहीं पाएगा। और साथ ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया। जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटोरीज में डिवाइड किया, एक जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेचर, मतलब जम्मू कश्मीर में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इलेक्ट होगा एमएलए, सीएम, कैबिनेट होगा। और दूसरा लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, यानी यहाँ एमएलए सीएम वगैरह नहीं होगा। और फिर वोटिंग होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिलने के तुरंत ही आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हट जाता है। अब जम्मू कश्मीर का मैप ये है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और पीओके पाकिस्तान का कंट्रोल में है, पर इंडिया इसे इंडिया का पार्ट मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू कश्मीर मानते हैं। और इस आजाद जम्मू कश्मीर को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक आजाद जम्मू कश्मीर और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। थैंक यू।